नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट 2019 का दिसंबर मंथ का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, और उस एग्ज़ाम में एजुकेशन सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर जो हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन पे हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 पे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और काफ़ी रिक्वेस्ट मिला था ये वर्क करने के लिए हमें एस्पिरेंट्स के द्वारा, हमारे चैनल से जो जुड़े हुए हैं, और एक लंबा देखें तो टाइम लग गया आपका डिमांड, आपका रिक्वेस्ट फुलफ़िल करने में। बट फाइनली आज की वीडियो में हम आपके डिमांड को ज़रूर फुलफ़िल कर रहे हैं। और आगे आने वाले वीडियो में जो आगे के क्वेश्चन हैं बचे हुए हैं उस पर डिस्कस करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं आज की वीडियो का। और आपके 2019 के एग्ज़ाम में एजुकेशन सब्जेक्ट के पेपर में ये पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन है, अधिगम सिद्धांत यानी लर्निंग थ्योरी के रूप में बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद की स्ट्रेंथ यानी शक्तियाँ हैं, यहाँ पे दिया गया था। एंड ऑप्शन है, यह स्पष्ट भावी कथन उपलब्ध कराता है, यह वास्तविक जीवन में प्रयुक्त होता है, यह अति निर्धारक है, इसका दृष्टिकोण न्यूनीकरणात्मक है, एंड यह वस्तुनिष्ठ मापन पर बल देता है। और नीचे जो दिए गए देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, आपको सेलेक्ट करना है सभी ऑप्शन में से कि कौन से ऑप्शन जो है बिहेवियरिज्म को, ठीक है, बिहेवियरिज्म को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा आज का वीडियो, आज का सेशन, क्योंकि आपके अंदर एक बेहतर कॉन्फिडेंस जगाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए जो आगे होने वाले हैं। तो आपका एग्ज़ाम जो होता है वो सीबीटी माध्यम से होता है, ऑलरेडी आपको पता है। तो यही फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का, जैसे आपके सामने है क्वेश्चन। देखिए कहा गया है बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, और व्यवहारवाद जो संप्रदाय है इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि ये सेशन काफ़ी फ्रूटफुल हो आपके लिए, जो फ्रेशर हों, जो लोग पहली बार बिहेवियरिज्म पे थोड़ा सा डीपली समझना चाहते हैं कि बिहेवियरिज्म संप्रदाय क्या कहता है। देखिए बिहेवियरिज्म जो है, व्यवहारवाद है, इसके जनक जो हैं जेबी वॉटसन है, जेबी वॉटसन, ठीक है। और जेबी वॉटसन का एक बहुत फेमस कथन है कि आप हमें एक बच्चे को दे दें और आप जो भी कहेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी कहेंगे, ठीक है, उसको बनाना, हम उसको बनाएंगे एक बेहतर इन्वायरमेंट के थ्रू, उसको स्पेसिफिक इन्वायरमेंट देके हम उसको जैसा आप बोलेंगे हम वैसा उसको बना देंगे। ये जेबी वॉटसन का कथन है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो व्यवहारवादी हैं, इस संप्रदाय के जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, उनका अगर देखेंगे, ठीक है, तो उनका जो रिसर्च हुआ, उनका जो सिद्धांत निर्माण हुआ, उनका सिद्धांत जानवरों के ऊपर ही था, ठीक है। जानवरों को लेके, कबूतर को लेके, कुत्ते को लेके, ठीक है, चूहे को लेके, ये लोग अपना टेस्ट किए और उस टेस्ट के बाद थ्योरी का निर्माण किए, और थ्योरी से इन्होंने जो नियम निकाले उसको इन्होंने जनरलाइज किया, और वो कहे कि ये जो नियम है ये ह्यूमन पे भी लागू होगा। अगर आपको और अच्छा तरीके से समझना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि बिहेवियरिज्म पे सर इस पे सलाह वीडियो बना दीजिए, तो हम बना देंगे। लेकिन आज की वीडियो में जो इंपॉर्टेंट है उसी पे हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। बिहेवियरिज्म का एक और सबसे इंपॉर्टेंट कहे तो पॉइंट है कि ये एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड यानी कि बहिर्विधि, ठीक है, पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी कि किसी के व्यवहार को समझने के लिए ये क्या करते हैं, एक्सट्रोस्पेक्शन यानी कि बाहरी, ठीक है, बाहरी जो उसका एक्टिविटी है, जो उसका बाहरी व्यवहार है, उसको ये स्टडी करते हैं। यानी डायरेक्ट जो आपके इंद्रियों से जो दिखे, आप जिसको माप सकें, ठीक है, जिसको महसूस कर सकें, उसी व्यवहार को ये अपनी स्टडी में लेते थे, और उसी के आधार पे ये एक निष्कर्ष पे, ठीक है, पहुंचते थे, एक रिजल्ट पे पहुंचते थे कि ये व्यक्ति अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो इस प्रकार से वो अपना व्यवहार प्रदर्शित करेगा। ये एक सबसे बड़ी चीज़। और ये कहते हैं कि जो है वातावरण सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है एक व्यक्ति के लर्निंग में। ये इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं अपने स्टडी में। ये कहते हैं कि जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा
वैसा ही व्यक्ति का लर्निंग होगा, व्यक्ति का विकास होगा, उसका व्यवहार, उसका नीति और उसका निर्माण होगा। ठीक, यानी कि सबसे पहले हमने जब कहा कि जेबी वॉटसन कहते हैं कि एक बच्चे को दीजिए, उसको आप जो कहेंगे वो मैं बना दूंगा। अगर आप कहेंगे डॉक्टर, इंजीनियर या बदमाश, चोर, डकैत, कुछ भी कहेंगे, हम उसको बना देंगे, उसको एक स्पेसिफिक वातावरण देके। तो ये वातावरण पे ज़्यादा फोकस करते हैं और ये डिनाई करते हैं हेरिडिटी पे। ठीक है, हेरिडिटी को ये डिनाई करते हैं, कहते हैं हेरिडिटी का कुछ भी रोल नहीं होता लर्निंग में। ये आपके व्यवहारवादियों का कथन है। याद रखिएगा, व्यवहारवादी जो होते हैं ना, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल, ठीक है, बिहेवियर होता है, उसी को अपनी स्टडी में लेते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव कहें वस्तुनिष्ठता पर बल देते हैं, यानी कि कोई चीज़ अगर एक के लिए ठीक है, एक अगर कोई किसी चीज़ को मापता है और वो रिजल्ट निकल के आता है, तो सभी लोग अगर उसको मापते हैं तो वही सेम रिजल्ट निकल के आए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठता पर ये बल देते हैं। और ये क्या करते हैं, आपके जो व्यक्तिनिष्ठता को डिनाई करते हैं। यानी अगर व्यक्तिनिष्ठ होगा तो अगर हम मापेंगे तो हमारे लिए कुछ और होगा, आप मापेंगे किसी चीज़ को तो उनके लिए कुछ और होगा। इसीलिए ये क्या होते हैं, ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव, ये वस्तुनिष्ठ अपना स्टडी रखते हैं। इनकी स्टडी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। यानी कि कहते हैं कि एक व्यवहार आपका जो होता है उसके पीछे भी कोई कारण होता है। एक और चीज़ है, हमने वस्तुनिष्ठता आपको बताया, लेकिन आगे का जो लाइन है, हम ये एक और पॉइंट आपको बता रहे हैं, उससे आप लोग अंडरस्टैंड करिएगा कि ये कहते हैं, व्यवहारवादी कहते हैं कि व्यक्ति जो भी चीज़ करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यानी कि ये साइंटिफिक मेथड को भी अपनी स्टडी में लेके चलते हैं। यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी स्टडी को ये करते हैं, फिर रिजल्ट निकालते हैं, थ्योरी जनरलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट देखें तो पॉइंट है बिहेवियरिज्म का। व्यवहारवादी में जेबी वॉटसन के साथ अगर आपको फेमस नाम पता है तो पावलोव का है। ठीक है, पावलोव भी कुत्ते के ऊपर अपना पूरा का पूरा परीक्षण करते हैं। उसके नली को, कुत्ते के लार के नली को क्या करते हैं, ग्रंथियों के काटते हैं और उसके लार को क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को भी ये मापते हैं, मेजर करते हैं, और जैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है उसका क्या होता है, उसका लार का जो आना, ठीक है, ज़्यादा या कम होता है। तो ये क्या होता है, ऑब्जर्वेबल है, डायरेक्ट है, वस्तुनिष्ठ है, जो सभी के लिए बराबर होगा, हर जगह पे ये बराबर होगा। इसलिए आपको हमने कहा कि ये जानवरों के ऊपर फोकस करते हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, और डायरेक्ट ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करते हैं अपने पूरे के पूरे स्टडी में। तो अगर आप लोग को जेबी वॉटसन का नाम याद हो गया, साथ ही साथ इस संप्रदाय के समर्थक के रूप में पावलोव का नाम आ गया, तो एक नाम और आप भूल रहे हैं, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कबूतर के ऊपर है, ये भी आपको याद रखना है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी अगर आपको पता होगा, क्लार्क हल का, ये भी आपके व्यवहारवादी ही हैं। टॉलमैन साइन लर्निंग थ्योरी आपके चूहे के ऊपर, ये भी व्यवहारवादी हैं। साथ ही साथ जॉन लॉक, ये सभी लोग जो हैं व्यवहारवादी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ये सभी लोग जानवरों के ऊपर क्या करते हैं, पूरा का पूरा परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं, उनके व्यवहारों को सीधे तौर पे मापते हैं और सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो अब आपको इसके आंसर को निकालने में आसानी होगा। जो यहाँ पे अधिगम सिद्धांत के रूप में व्यवहारवादी शक्तियाँ हैं, और ये कहते हैं कि जो हम लोग रिजल्ट निकालते हैं उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और ह्यूमन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर जिस तरीके से जानवर रिस्पॉन्स करता है, जिस तरह वो लर्न करता है, उस तरीके से ह्यूमन भी करेगा, अगर उसको उस तरह से वातावरण दिया जाए तो यहाँ पे देखिए अधिगम सिद्धांत के रूप में व्यवहारवाद की शक्तियाँ कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें अगर आप देखेंगे जो हमने डिस्कस किया, सबसे पहले देखिए कि वस्तुनिष्ठता पर ये व्यवहारवाद बहुत ज़्यादा बल देता है। ठीक है, और देखिए वास्तविक जीवन में प्रयुक्त होता है, यानी कि जो ये रिजल्ट निकालते हैं ना, तभी तो लर्निंग थ्योरी बनी है। अधिगम सिद्धांत में व्यवहारवाद का अगर नाम है और हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो बिल्कुल ये वास्तविक जीवन में प्रयुक्त होता है। तभी तो हम बच्चों को सिखाने के लिए व्यवहारवाद का जो थ्योरी है उसका सपोर्ट लेते हैं। ठीक है, और यह आपका स्पष्ट भावी
कथन जो है स्टेटमेंट उपलब्ध कराता है। तो ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे तो ये आपका ए, बी और आपका ई, ये 3 पॉइंट यहाँ पे करेक्ट होंगे। ये अति निर्धारक है, बिल्कुल ऐसा नहीं, अति निर्धारक नहीं है। यह इसका दृष्टिकोण न्यूनीकरणात्मक है, बिल्कुल नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका देखिए हमने 10 मिनट लगा दिया सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। तो हमें लगता है और आगे के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इच्छा होगा, आपके अंदर चाह होगी कि इसके ऊपर और बातें हों तो ज़रूर आप बताइएगा। तो सभी जितने भी आपके रचनावादी हैं, व्यवहारवादी हैं, ठीक है, समग्रवादी हैं, गेस्टाल्टवादी जो हैं, उस पर हम डिस्कस कर देंगे आपके साथ। तो यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा आपका थर्ड, यानी कि ए, बी और ई। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए रूसा से संबंधित चीज़ें रखी गई हैं। रूसा, ठीक है, रूसा क्या है? रूसा आपका फुल फॉर्म अगर आप लोग जान लेंगे तो बेहतर होगा, अगर नहीं जानते हैं तो। रूसा है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। यह राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में प्रारंभ किया गया, जो केंद्रीय यानी सेंट्रल प्रायोजित योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत आता है। और इसका जो मेन काम है ना, वो राज्य के पात्र उच्च शैक्षिक संस्थानों को क्या कराना है? वित्त पोषित उपलब्ध कराना है या वित्त पोषित करना है, जिससे संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार हो, उन्नति हो। और ये कहते हैं कि वित्त पोषण जो दिया जाएगा, वित्त पोषण का मतलब उनके लिए वित्त पैसे की व्यवस्थाएं जो की जाएंगी, उसका मानदंड जो होगा वो 65:35 होगा। यानी कि जो सामान्य राज्य हैं, ठीक है, जिनको ज़रूरत है उनके विद्यालयों, हायर एजुकेशन को बेहतर उठाना, उसमें 65% सहयोग करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और 35% कौन सहयोग करेगा? स्टेट गवर्नमेंट सहयोग करेगा, ठीक है। ये आपके सामान्य राज्यों के लिए है। और जो विशिष्ट राज्य हैं, जैसे आपका कहें तो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उनके लिए 19 और 10 का रेशियो रहेगा। यानी 19% आपके सेंट्रल गवर्नमेंट उपलब्ध कराएगी और 10% वित्त जो है, पैसे जो हैं, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट उपलब्ध कराएगी। तो ये आपका इन्होंने एक थोड़ा सा अपना फॉर्मूला बताया। और इसका रूसा का पूरा सामान्य उद्देश्य अगर आप देखेंगे तो इसका मुख्य काम है कि शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार लाना, ठीक है। और साथ ही साथ उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्ता युक्त फैकल्टी की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करना, ये अपने कामों में रखता है। साथ ही साथ संस्थाओं को अनुसंधान, नवाचार, ठीक है, आपके रिसर्च इनोवेशन के फील्ड में बेहतर होने के लिए, ठीक है, योग्य इन्वायरमेंट का निर्माण करना इसके उद्देश्य में आ जाता है। साथ ही साथ रोजगार के जो स्तर हैं, ठीक है, रोजगार के स्तरों में क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करना, ये इनके उद्देश्य में आ जाता है। उसके बाद नामांकन, जो इनरोलमेंट का जो टारगेट होता है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए यानी कि नए आपके संस्थानों का निर्माण कराना। और साथ ही ऐसे लोगों को उच्च शिक्षा में पर्याप्त अवसर देना जो समाज में पिछले स्तर पे स्थान रखते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ रूसा के काम हो गए। तो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे रूसा का एम है, तो सबसे पहले कहा गया है प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ सही है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं होगा, अभी एक ऑप्शन आपका करेक्ट ऊपर का दिख रहा है। फंडिंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर इनोवेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट, फंडिंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के उच्च शैक्षणिक संस्थानों की बात की गई है। आगे कहा गया प्रिपेयरिंग अ ब्लूप्रिंट फॉर हायर एजुकेशन,
अगर हायर एजुकेशन की बात कर दिए रहे तो यहाँ पे आपके सभी संस्थान आ जाएंगे, तो नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक की बात की गई है, जो आपके स्पेसिफिक हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट होंगे और वो स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, रूसा पे बातें हो गई। आगे चलते हैं और क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी थोड़ा देखें तो लॉजिकल है, कथन है और तर्क है, आपका स्टेटमेंट है एंड लॉजिक है। कहा गया प्रभावी नेता लोगों को प्रेरित करते हैं या करता है और लोग अपना बेहतरी देने के लिए स्व प्रेरित होते हैं। तो इसको पहले आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ना ऐसे है कि पढ़िए पहले पूरे लाइन को, कि प्रभावी नेता लोगों को प्रेरित करता है क्योंकि लोग अपना बेहतरी देने के लिए स्व प्रेरित हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस दोनों एक साथ रिलेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और बातें हो रही हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और बातें हो रही हैं। यहाँ नेता के ऊपर पूरा का पूरा जो आपका स्टेटमेंट है वो बेस्ड है, और यहाँ नीचे जाते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति के, ठीक है, जो लॉजिक है, तर्क है जो दिया गया है वो एक व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे बेस्ड कर दिया गया है कि लोग, पीपुल की बात की गई है। तो यहाँ पे कथन तो दोनों सही हैं। ठीक है, देखिए कैसे प्रभावी नेता लोगों को प्रेरित करता है। बिल्कुल, अगर किसी भी ऐसे आप लीडर को देखेंगे, ठीक है, जो सक्सेस है, इफेक्टिव है, तो लोगों को क्या करता है, वो प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। सेकंड, लोग अपना बेहतरी देने के लिए स्व प्रेरित हो सकते हैं। बिल्कुल, आप, हम सभी, कोई भी, अगर कोई एग्जाम है, कोई अच्छी पोजीशन लेनी है कहीं पे, ठीक है, किसी कॉलेज में, किसी पोस्ट पे, किसी यूनिवर्सिटी में, तो अपना हम बेहतर देने के लिए क्या हो सकते हैं, सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, स्व प्रेरित हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये दोनों कथन सही है, तो आपका जो आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा वो होगा सेकंड का फर्स्ट, सॉरी, थर्ड नंबर के क्वेश्चन का आपका फर्स्ट होगा, सॉरी सेकंड होगा। देखिए कहा गया है आर, और ये दोनों सही हैं, और आर एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं है, दोनों अपना स्थान सही रखते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पष्टीकरण जो करना चाहते हैं, कि इसका स्पष्टीकरण ये करना चाहते थे, ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो दोनों अपनी जगह पे सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। नीचे अगर जाते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन थोड़ा सा देखें तो अगर जो लोग लेवल ऑफ कहें तो टीचिंग पे अगर ध्यान नहीं दिए होंगे, तो इस क्वेश्चन को हल करने में वो थोड़ा सा एक ज़बरदस्त प्रॉब्लम फेस करेंगे इस क्वेश्चन को देखने के बाद। क्वेश्चन में कहा गया था कि गिव बिलो आर 2 सेट्स इन विच सेट 1 प्रोवाइड्स द 5 स्टेप ऑफ मोरिसन टीचिंग मॉडल। ठीक है, मोरिसन के टीचिंग मॉडल के स्टेप नीचे दिए गए हैं। एंड सेकेंड, गिव द डिस्क्रिप्शन मैच द फॉलो, और आगे इसके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, यानी कि जो इनके स्टेप हैं और इस स्टेप से जुड़ा हुआ जो डिस्क्रिप्शन है उसको आपको मैच कराना है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है आंसर में आपका मैचिंग की। तो सबसे पहले मोरिसन का टीचिंग मॉडल है क्या, तो आप अगर लेवल ऑफ टीचिंग की बात करेंगे तो 3 आपके लेवल हैं। सबसे निचला जो लेवल है वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, जिसको किसने दिया था, तो मेमोरी लेवल के टीचिंग मॉडल को दिया था आपके किसने, आपके हर्बर्ट ने। आपका सेकेंड है स्तर है लेवल ऑफ टीचिंग का अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसको किसने दिया, इसको आपका दिया था मॉरिस एल बिगी ने। आपके सबसे उच्च स्तर का जो टीचिंग का लेवल है वो है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको दिया था आपके हंट ने। तो यहाँ पे आपका लेवल ऑफ टीचिंग है, यानी कि मेमोरी लेवल, बच्चे को जब एक टीचर समझाता है, पढ़ाता है, तो समझाने की बात छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ बच्चा मेमोरी में चीज़ों को ग्रहण करता है मेमोरी लेवल में। यहाँ पे कुछ सीखने
समझने की बात नहीं होती है, सिर्फ रट्टा मारना होता है इस लेवल के टीचिंग में। ये मॉडल आपका जो है। सेकेंड है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें बच्चा मेमोरी में रखी हुई चीज़ों के साथ आगे आने वाली चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा। अगर आपने कार बताया, बच्चे के माइंड में कार का फिगर एकदम बैठ गया है और CAR उसको रट्टा मरवा दिया गया है कि भाई अब CAR आपको याद रखना है, कार को देखना है, तो बस। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चा कार के एक्टिविटी के बारे में समझ सकता है, उसके फंक्शन के बारे में समझेगा। एक टीचर जो होगा उसको एक्टिव बना के पूरा का पूरा अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करेगा उस टॉपिक के ऊपर। फिर आपका क्या होता है, आपका रिफ्लेक्टिव लेवल जब आता है, इस लेवल के टीचिंग में बच्चा मेमोरी में अपनी चीज़ों को रखा भी रहेगा, उसके अंदर उस चीज़ के बारे में अच्छी समझ भी रहेगी, नॉलेज भी रहेगा। और रिफ्लेक्टिव लेवल में उस समझ, उस मेमोरी के बाद बच्चा कुछ नया निर्माण कर सकता है, उसके अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। तो ये था आपका लेवल ऑफ टीचिंग। और इसमें जब आपकी बात आ गई कि अंडरस्टैंडिंग लेवल का, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो मॉडल दिया था आपके मॉरिसन ने, यहाँ पे जो आपके 5 उसके, ठीक है, स्टेप हैं, उसमें जो चीज़ें आएंगी उस पर डिस्कस यहाँ पे किया जाएगा। तो देखिए आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी मॉरिस एल बिगी, पूरा का नाम यहाँ पे मॉरिसन दिया गया है। तो इनका जो पहला था एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन क्या है, ठीक है, एक्सप्लोरेशन पे अगर हम बातें करें तो एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है आपका खोजबीन या छानबीन कहें या जांच कहें, अन्वेषण कहें। तो इस स्टेप में एक टीचर जो होता है बच्चे की क्लास में, बच्चे के जो पिछला अगर कहें तो नॉलेज को, पिछले वर्क को पता लगाने की कोशिश करता है। यानी छात्र से के पिछले जो सीखे हुए ज्ञान का स्तर है, उसका व्यवहार जो है उसको पता लगाता है। ये आपका एक्सप्लोरेशन है, ये ढूंढता है, खोजबीन करता है जो पिछला उसने नॉलेज गेन किया हुआ है। सेकंड आपका आता है प्रेजेंटेशन। अब विषय के ऊपर चर्चा होगा, जो क्लास में प्रस्तुतिकरण होगी, ठीक है, प्रेजेंटेशन किसके स्तर पे होगा। अब टीचर ने बच्चे के, ठीक है, लेवल को, उसके ज्ञान को पता लगा लिया है। अब क्या करेगा, एक टीचर बच्चे के सामने उसके आधार पे आगे आने वाले जो भी चीज़ें हैं विषय से संबंधित जोड़ के आगे उसके सामने प्रस्तुति देगा। फिर असिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण या करें कि मिलान, यानी कि जो सामग्री प्रस्तुत करेगा टीचर, ठीक है, उसको छात्र आंतरिक स्व से कहें तो अपने अंदर क्या करेगा, छात्र अपने प्रीवियस जो नॉलेज है उसमें मॉडिफाई करके या अपडेट करके अपने माइंड में रखेगा। ये असिमिलेशन है। आगे है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, यानी कि संगठन या किसी चीज़ का नियोजन, यानी छात्रों को शिक्षक की मदद से, ठीक है, शिक्षक क्या करेगा, छात्र की मदद से बिना अपने, ठीक है, अपने कुछ कहें विचार दिए, उनके विचारों से क्या करेगा, पता करेगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से विचारों को, उनके विचारों को देखेगा, अर्जित करेगा और ऑर्गेनाइज करा के सभी सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे रखेगा छात्रों के सामने। फिर आता है आपका रेसिटेशन। अगर थोड़ा सा आपको ऑर्गेनाइजेशन में समस्या हो रही है तो फिर से बताते हैं कि जब सभी चीज़ें पूरी होंगी, एक्सप्लोरेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, असिमिलेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि अब शिक्षक बच्चों की सपोर्ट से जो पढ़ाया गया ना पहले, उस कंटेंट को अब समराइज करेगा जो कक्षा में हुआ रहेगा अब तक। ये हो गया। और आपको थोड़ा सा याद रखना, एक्सप्लोरेशन के समय टीचर जो है छात्रों से क्वेश्चन भी पूछेगा। क्वेश्चन पूछे तभी तो पता चलेगा कि उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, उसके आधार पे प्रेजेंटेशन यहाँ पे होगा। थोड़ा सा हम इसको और भी ऐड कर दिए अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए,
ठीक है, रेसिटेशन है। तो यहाँ पे आ जाता है कि ऐसी गतिविधि जो कक्षा से संबंधित रहेगा, ठीक है, जो कक्षा से में हुआ रहेगा, उसके ऊपर जो है क्वेश्चन होगा, बच्चों से और भी चीज़ें पूछी जाएंगी जो बच्चों को पढ़ाया गया है। तो यहाँ सामग्री को फिर से क्या होगा, देखा जाएगा, जितना भी पढ़ाया गया उसका पूरा का पूरा यहाँ पे कहें तो रिजल्ट देखा जाएगा एक तरह से। ये चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। यानी कि देखा जाए तो पुनः चर्चा देखा जाए सब्जेक्ट के ऊपर होगा, जो विषय छात्रों को आज पढ़ाया गया है या क्लास में पढ़ाया गया है उस पर फिर से चर्चाएं होंगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखें तो विशेष छात्रों से भी, एक विशिष्ट छात्रों से भी उठा के हम उससे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या समझा क्या नहीं समझा। इस पे देखें तो पुनः देखें तो चर्चा होगी। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा स्टेप, ठीक है। अब इस स्टेप से अगर आप लोग यहाँ पे मैच कराएंगे तो सबसे पहले आ गया एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन को किससे मैच करा सकते हैं आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए। अगर देखेंगे तो एक्सप्लोरेशन क्या करेगा, तो एक्सप्लोरेशन में एक ही यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका निकल के आता है मैचिंग। वो एक्सप्लोरेशन से थर्ड पे आ गया। एक्सप्लोरेशन से एक्सप्लोरेशन का थर्ड क्या है, असरटेनिंग द प्रीवियस टास्क रिलेटेड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। यानी कि पिछले कार्य का पता लगाना छात्र के संबंधित व्यवहार से। हमने कहा था एक्सप्लोरेशन में क्या होगा, छात्र के पिछले जो चीज़ें सीखा हुआ है, ठीक है, उसको पता लगाना। तो यहाँ पे यही आपका मैच करेगा। सेकेंड आपका प्रेजेंटेशन क्या कहता है, प्रेजेंटेशन यानी कि विषय पे चर्चा। वीकनेस और स्ट्रेंथ को एक टीचर जब जान लेता है क्लास के स्टूडेंट का, तो आगे फिर चर्चा करता है अपने सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो पांचवा आपका सबसे करेक्ट यहाँ पे मैचिंग आता है, यानी डिस्क्राइब द थीम द टेकन अप फॉर डिसीजन। यानी कि विषय के चर्चा के लिए टीचर यहाँ पे जाएगा, यानी विषय के चर्चा के लिए जाना। अब आएगा आपका असिमिलेशन। असिमिलेशन किससे संबंधित हो जाएगा, तो यहाँ देखिए सेकेंड पे, यानी कि हेल्पिंग स्टूडेंट टू रिलेटेड प्रेजेंटेड मटेरियल टू देयर इंटरनल सेल्फ। यानी कि आपके प्रस्तुत सामग्री को अपने आंतरिक स्व से संबंधित करने में छात्र की मदद करना आपका हो गया असिमिलेशन। यहाँ पे छात्र का ये आपका जो रोल है, ये टीचर इसमें सपोर्ट करते हैं, छात्र के अंदर असिमिलेट हो जाए नॉलेज, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज में क्या हो जाए, अपडेट हो जाए, उसमें सुधार हो जाए, जो भी हो। आगे आपका जो है डी, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है, ऑर्गेनाइजेशन आपका देखा जाए तो फर्स्ट है आस्किंग स्टूडेंट टू प्रेजेंट देयर एक्वायर्ड आइडिया विदाउट हेल्प टीचर। या छात्रों को शिक्षक की मदद के बिना अपने अर्जित विचारों को प्रस्तुत करने के लिए कहना। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपका आ जाता है, ठीक है, यानी ऑर्गेनाइज हो जाता है पूरा का पूरा। एंड रेसिटेशन की जब बात आएगी तो यहाँ पे सामग्री को फिर से देखना हमने कहा था। तो यहाँ पे एक ही बचा आपका, जो आ गया आपका यहाँ पे ई नहीं, यहाँ पे आपका ये हो गया रेसिटेशन, यानी रिविजिटिंग द मटेरियल, या सामग्री को फिर से देखना। तो ये आपका आ जाएगा आपके मॉडल के अंतर्गत। अगर आपको हम बता दें कि देखिए जो मॉरिसन का जो टीचिंग मॉडल है, इसको यूनिट अप्रोच भी कहा जाता है। इसका जो देखें तो पूरा का पूरा फोकस था वो यूनिट अप्रोच इनका था। ये कहते हैं कि छात्र को जो ज्ञान देने आपको जाना है, जो सब्जेक्ट समझाना है, उसको यूनिट में डिवाइड करिए, और अगर एक यूनिट जब तक पूरा नहीं हो जाता है, छात्र अच्छे से उस पर मास्टर नहीं हो जाता है, तब तक दूसरी यूनिट के बारे में छात्र को ना समझाना है ना पढ़ाना है। तो ये कहते हैं कि यूनिट अप्रोच लेके चलना है छात्र को, जब अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप पढ़ाने जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो मॉरिसन का जो आपने यहाँ पे टीचिंग मॉडल देखा, इनका फार्मूला भी है। मॉरिसन का 5 देखें तो पॉइंट का फार्मूला है,
यानी कि एक है आपका प्री टीच, सबसे पहला है प्री टीच, यानी बच्चों को कुछ नया सिखाने से पहले उसके पूर्व ज्ञान को समझना या टेस्ट करना, उनसे प्रश्न करना, ये आपके प्री टीच आता है। देखिए, तो फॉर्मूला और मॉडल में दोनों अंतर है, लेकिन थोड़ा सा रिलेटेड रहेगा। तो प्री टीच है। फिर आपका टू टीच है, जब छात्र जान जाएगा छात्र के पुराने ज्ञान के बारे में, तो शिक्षक छात्र को सब्जेक्ट से विषय से संबंधित जो आज टॉपिक लेके जाएगा उसके बारे में छात्र को समझाएगा, पढ़ाएगा। फिर आपका थर्ड है टू टेस्ट द रिजल्ट ऑफ टीचिंग। अब जो टीचर पढ़ाया रहता है, फिर वो चेक करेगा कि क्या छात्रों में वो ज्ञान हुआ या नहीं, टेस्ट करता है टीचिंग का अपने। उसके बाद अगर छात्र सफल होते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं तो क्या होता है, टीचर क्या करता है, फोर आपका फॉर्मूला है मॉडिफाई और चेंज द मोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो उसने इंस्ट्रक्शंस के लिए मोड चुना, जो अपने स्किल का वो उपयोग कर रहे हैं, जो मेथड ले रहे हैं टीचिंग के लिए, उसमें वो परिवर्तन करेंगे। और फिर क्या करेंगे, 5 आपका फार्मूला जो है इनके मॉरिसन का फार्मूला है 5 नंबर का, वो कहता है टीच अगेन, यानी कि फिर से छात्र को हम पढ़ाने जाएंगे। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का यहाँ पे बातें हो गई, यानी कि शिक्षक जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, देखें तो मेन होता है जो छात्रों को क्या करता है, ज्ञान को देता है और उसको पैसिव होने से रोकता है, एक्टिव करता है, नए नए तरीके से उसको नॉलेज देके। ठीक, तो यहाँ पे आपका मॉरिसन की बातें आ गई हैं। और देखिए 31 मिनट का आपका टाइम हमने ले लिया। तो चलिए थोड़ा सा और चलते हैं और आगे देखते हैं कि आपके लिए कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन में कहा गया है 5th नंबर के क्वेश्चन में, देखिए आंसर हमने लगा आपका, हमने यहाँ पे नहीं दिया, हमने आपको समझा दिया कि कौन सा होगा, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं दिया। देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा थर्ड, ये होगा थर्ड। ठीक है, यहाँ पे थर्ड होगा। और अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि अ स्टूडेंट of class X approaches the class teacher and informs him or her that the schedule of examination when announced make him her uneasy. What type of guidance does this situation warrant? यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक छात्र है, ठीक है, 10वीं कक्षा का, और शिक्षक के पास जाता है और उसे सूचित करता है कि जब परीक्षा एग्जामिनेशन का जब शेड्यूल अनुसूची जब घोषित होता है, अनाउंस्ड होता है, तो वह उससे क्या होता है, असहज हो जाता है, वो शेड्यूल उसको असहज कर देता है। तो इस स्थिति में किस प्रकार का छात्र को मार्गदर्शन जो है टीचर देगा? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्गदर्शन जो होगा, गाइडेंस जो होगा, वो निकल के आएगा। देखिए एजुकेशनल गाइडेंस नहीं है, एजुकेशनल गाइडेंस किसी विषय से संबंधित नहीं है या कोई सब्जेक्ट लेने से संबंधित नहीं है। यहाँ पे आपका जो है क्या है, यहाँ पे ना हेल्थ से है, ना एजुकेशनल है, और ना आपके व्यवसायिक है, वोकेशनल है। यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस है, यानी कि मेरी प्रॉब्लम ये है और मेरी प्रॉब्लम का मैं टीचर से जिक्र कर रहा हूँ। तो यहाँ मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, तो पर्सनल गाइडेंस ही एक टीचर करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड इज यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवहारपरक उद्देश्यों के निर्माण का सही क्रम क्या है। तो व्यवहारपरक उद्देश्य की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 6 नंबर का जो है, 6 नंबर का जो है वो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यानी कि सबसे पहला व्यवहारपरक उद्देश्य का निर्माण का सही क्रम अगर देखेंगे तो व्यवहार की स्वीकार्यता का मानदंड, देखिए
जब आप व्यवहारपरक उद्देश्य का निर्माण करने जाते हैं तो उसका क्रम देखिए। किसी भी उद्देश्य के लिए आपको सबसे पहले क्या होता है, मानदंड बनाना होता है, ठीक, और फिर परिस्थिति जिसमें व्यवहार होगा, परिस्थितियां जिसमें व्यवहार होगा, सेकंड आपका हो गया, एंड आपका फिर व्यवहार। यानी कि आप व्यवहार परक उद्देश्य का निर्माण करने जा रहे हैं तो व्यवहार की स्वीकार्यता के लिए एक मानदंड आप करेंगे तैयार, जो हमें क्या होगा, स्वीकार या अस्वीकार होगा, और वो परिस्थिति जिसमें व्यवहार होगा, और फिर व्यवहार जो होगा उसको हम क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन है कि एक शोधकर्ता द्वितीय प्रकार की त्रुटि करता है, यानी कि बीटा सो एरर यहाँ पे वो करता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए आप फर्स्ट एरर या टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, दो प्रकार की त्रुटि होती है आपके रिसर्च के हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम अगर करते हैं। तो यहाँ पे जब क्या होता है, एरर फर्स्ट होता है, टाइप 1 एरर होता है जिसको हम अल्फ़ा कहते हैं, इसको हम बीटा कहते हैं। तो अल्फ़ा एरर जब होता है तो परिकल्पना, ठीक है, सही होने पर भी, परिकल्पना सत्य होने पर भी हम उसको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। परिकल्पना सत्य हो रही है टेस्ट करने पे, फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। सेकंड क्या होता है, बीटा टाइप का जो एरर होता है, इसमें क्या होता है, परिकल्पना जो होता है वो असत्य हो रही है, यहाँ पे वो रिजेक्ट हो रही है, फिर भी हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, कुछ शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है उसके गलत होने की दशा में। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, बस और कुछ भी नहीं। आप कुछ भी पढ़ेंगे यही ऑप्शन निकल के करेक्ट आएगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ नहीं देखिए, यहाँ नहीं, यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे दो सेट हैं और भावनात्मक प्रज्ञा यानी कि बुद्धि के, ठीक है, जो आपके भाव हैं, ठीक है, कहा गया है कि उस बुद्धि के 5 आयामों को सेट 2 में दिए गए विशेषताओं को सुमिलित करिए। ठीक है, तो एक है फर्स्ट में आपके बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, और सेकंड में उसकी विशेषता रखा गया है, और कहा गया है कि ये आपका कौन सा जो मैचिंग है करेक्ट यहाँ पे होगा। तो 8वें नंबर का अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले है आपका आत्म अभिज्ञता। आत्म अभिज्ञता ऑप्शन ए है। अब इसका करेक्ट मैचिंग क्या होगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे थर्ड पहले को मैच करता है, यानी किसी क्षण विशेष, ठीक है, में वास्तविक भाव का ज्ञान, किसी भी क्षण, ठीक है, में विशेष में, विशिष्ट क्षण में वास्तविक भाव का ज्ञान, यहाँ पे करेक्ट होगा। सेकंड आपका है स्वप्रबंधन, सॉरी, हाँ जी, स्वप्रबंधन, स्व प्रेरणा यहाँ पे है, स्वप्रबंधन, हमें लगा स्व प्रेरणा को हमने स्वप्रबंधन बोल दिया, यानी स्व अभिप्रबंधन। यहाँ पे ये करेक्ट जो होगा, यहाँ पे ये होंगे आपके 4, यानी कि सम्मुख कार्य को रोकने के बजाय सुगम बनाने के लिए भावनाओं पर नियंत्रण रखना, यानी कि स्वप्रबंधन, यानी कि खुद का प्रबंधन से कौन सा यहाँ पे जो भाव है उससे संबंधित क्या है, तो यहाँ पे है आपका सम्मुख कार्य को रोकने के बजाय सुगम बनाने के लिए भावनाओं पर नियंत्रण करना। अब थर्ड है आपका स्व अभिप्रेरणा। स्व अभिप्रेरणा जो देखेंगे आपका करेक्ट आएगा आपका 5वां से, यानी कि वांछित लक्ष्य के प्रति उन्मुख बने रहना, यानी स्वयं से पॉजिटिव रहना, ठीक है, उसके प्रति आप उन्मुख रहें। आपका तदनुभूति है, आपका जो डी है उसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो मतलब करेक्ट मैचिंग जो सेलेक्ट होगा वो आपका होगा सेकंड, यानी कि दूसरे की भावना और चाहत को समझने की क्षमता ही तदनुभूति होती है। एंड अगर आप
ई देखेंगे सामाजिक कौशल, तो यहाँ पे दूसरे की भावनाओं और कार्य पद्धति का मार्गदर्शन करने की योग्यता। देखिए योग्यता जब बात आ गई तो यहाँ पे स्किल हो गई। तो यहाँ पे आपका ए का अगर देखें तो आपका 3rd हो रहा है, बी का 4 हो रहा है। तो चलिए और देखते हैं कि ए का 3rd और बी का 4 कौन है। तो यहाँ पे ए का 3rd ही ऑप्शन है, ए का 3rd, बी का 4, सी का आपका 5, सी का आपका हो रहा है 5 एंड डी का आपका हो रहा है 2nd, डी का हो रहा है 2nd एंड ई का हो रहा है आपका 1st। तो यहाँ पे यही आएगा, यानी कि आपको समझ होगा ना, एक आपका IQ होता है और एक होता है आपका EQ, ठीक है। तो कहा जाता है कि IQ अगर बेहतर है, ठीक है, आपकी बुद्धि बेहतर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका EQ यानी भावनात्मक आपकी जो बुद्धि है वो अगर बेहतर ना हो तो आप एक देखें तो अच्छे कंडीशन पे पहुंचने में आपको दिक्कतें होती है। अगर एक नेता हम कहें है और उसकी IQ बहुत ही अच्छी है लेकिन वो अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो पता चला उसके सामने किसी एंकर ने कोई क्वेश्चन पूछ दिया, अब नेता अपने व्यवहार पे बेहतर तरीके से नियंत्रण नहीं रखते हैं, बैलेंस नहीं रखते हैं, तो उसको कुछ भी कह सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं, बोल सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, उनकी पूरी की पूरी राजनीति खतरे में आ सकती है अगर वो ऐसा करते हैं। तो अगर आपका IQ जो है वो तो चलिए ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपका EQ जो है, ठीक है, इमोशनल कोशेंट जो है वो बेहतर होगा तो आपकी लाइफ बैलेंसिंग होगी और बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। तो आपका बुद्धि अगर आपके पास प्रबल है लेकिन अगर आपका EQ अगर आपका बेहतर नहीं है तो समस्याएं होंगी आपकी लाइफ में। चलिए यहाँ पे EQ IQ पे डिस्कस हो गया। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए आवश्यक है कि यह, अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए बात यहाँ पे क्वेश्चन में कर दी गई है। तो व्यवसायीकरण का क्या मतलब होता है, अगर अर्थ आप देखेंगे यानी कि प्रोफेशनलाइजिंग की बात यहाँ पे की गई है, और प्रोफेशनलाइजिंग है कि आमतौर पर प्रशिक्षण बढ़ाकर या आवश्यक योग्यता को बढ़ाकर व्यवसायिक गुणों को देखें तो व्यवस्थित करना, ठीक है, सिस्टमेटिक कर देना, और एक देखें तो फॉर्मल तरीके में रखना ही आपका व्यवसायीकरण के अंतर्गत आता है। तो अध्यापक शिक्षा की यहाँ पे व्यवसायीकरण की आवश्यकता पे कहा गया है कि पढ़ाए जा रहे विषयों के अध्यापक के ज्ञान को पुष्ट करें। अध्यापक के ज्ञान को पुष्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है? पुष्ट का मतलब होता है कि मजबूत करना और भी स्ट्रांग करना। सेकेंड, कक्षा में कौशल को धार दें, ठीक है, आपके जो कौशल हैं, स्किल हैं, उसको और भी शार्प करें। आपका अगला है कि व्यवसाय के लिए नए ज्ञान उत्पादन और योगदान दें, एंड विद्यार्थियों को तकनीक जानकार बनाना सिखाएं, और अध्यापकों को शिक्षण केंद्र खोलने में सहायक हो। तो यहाँ पे करेक्ट जो आएगा प्रोफेशनलाइजिंग के लिए जो आवश्यक है वह आपका इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा 3rd, अकॉर्डिंग 8 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं 9, 3rd नहीं होगा, सॉरी, आपका होगा यहाँ पे 1, फर्स्ट। जी हाँ, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि पढ़ाए जा रहे विषय के अध्यापक के ज्ञान को, जो पढ़ाए जा रहे विषयों के जो सब्जेक्ट है उनके अध्यापकों के ज्ञान को और भी स्ट्रॉन्ग करना, आपके कक्षा में शैक्षिक कौशल को और भी बेहतर करना, और आपका सी हो गया व्यवसाय के लिए नए ज्ञान का उत्पादन और योगदान दें। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा यानी कि प्रोडक्शन, आपका उत्पादन और सपोर्ट दें, तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आता है। उसके अलावा देखेंगे तो ये आपके विद्यार्थियों की बात की गई, प्रोफेशनलाइजिंग अगर करना है तो विद्यार्थियों की बात नहीं, यहाँ पे प्रोफेशन की यहाँ पे बात होगी, ठीक। और यहाँ पे आपके सहायता केंद्र, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे जो होगा आपका ए होगा, ए बी और आपका जो है सी, ये ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट यहाँ पे। अब आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का 10 नंबर का।
और यहाँ पे कहा गया है कि एक पाठ्यक्रम अविकल्प का मतलब है डिज़ाइन के माध्यम से शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित आधारों में किस पर ध्यान एवं महत्व देना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षार्थी की विकासात्मक अवस्था। सेकेंड, शिक्षार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। थर्ड, प्रमुख जातिगत संरचना जिसमें शिक्षार्थी संबंध है। एंड शिक्षार्थी की पारिवारिक गतिशीलता एंड शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक विशेषताएं। अगर देखिए यहाँ पे पाठ्यक्रम डिज़ाइन यानी कि जो आपका कैरिकुलम कहें, डिज़ाइन के माध्यम से शिक्षार्थियों के आवश्यकताओं को, ठीक है, संबोधित करने के लिए किस पे ध्यान कर देना चाहिए, तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो हो गया शिक्षार्थियों का विकासात्मक अवस्था को देखना। फिर आपका आ जाएगा शिक्षार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। एंड थर्ड आपका आ जाता है कि आपका डी जो होगा शिक्षार्थी की पारिवारिक गतिशीलता। ठीक, यानी पाठ्यक्रम अविकल्प के माध्यम से शिक्षार्थियों की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए किस पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, किस पे महत्व ज़्यादा देना चाहिए, तो शिक्षार्थियों का विकासात्मक जो डेवलपमेंट का जो स्टेज होगा, और साथ ही साथ शिक्षार्थी की सामाजिक जो सोशल कल्चरल बैकग्राउंड है उसको, और साथ ही साथ शिक्षार्थी की पारिवारिक जो फैमिली का जो देखें गतिशीलता है उसको आपको ध्यान देना होगा। ये ऑप्शन करेक्ट होता है। और अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट होगा, यहाँ पे ए, बी और ई। ठीक है, यहाँ पे ए, बी और ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। तो आज की वीडियो में हमें लगता है कि आपका हमने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टाइम हमने लिया है, लेकिन हो सकता है कि आपका यहाँ पे जितना भी टाइम लगा हो वो एग्ज़ाम में जाने के बाद किसी भी क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को जो इससे संबंधित होंगे उसको अगर आप करेक्ट करते हैं तो हमें लगता है आपका टाइम ये निरर्थक नहीं सार्थक ही जाएगा। तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।